सर्वे कोई सरकार बनाते बिगाड़ते नहीं है कि हमारे किसी भी नेता को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस। जब परिणाम आएंगे देखना, ये जो 1.5% से ज़्यादा बढ़ा है, ये पूरा हमारे पक्ष का वोट है। ये खिलाड़ियों का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस बहुत ही निर्लज्जता के साथ किया है कि 2/3 बहुमत के साथ हम फिर से सरकार बना रहे हैं। सीएम कौन होगा? पार्टी तय करेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और अब बारी है मतगणना की। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। जहां तक कि सर्वे की बात है तो सर्वे में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही है। वहीं सटोरियों की बात करें तो सटोरिये कहते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है और कई सारे ऐसे कैंडिडेट जो नामी ग्रामी हैं, सटोरिया उनको जीतता हुआ बता रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी गोविंद मालू जी, जो एक वरिष्ठ नेता भी हैं और वो मध्य प्रदेश को और ख़ासतौर पर इंदौर संभाग को काफ़ी नज़दीक से समझते हैं, जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। गोविंद जी, आपका बड़ा अनुभव है, बहुत तजुर्बा है आपके पास में। हाल ही में चुनाव हुए और अब मतगणना होना है। 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। सटोरिये अलग बात कहते हैं, सर्वेस अलग बात कहते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, सटोरिये और सर्वे कोई सरकार बनाते बिगाड़ते नहीं है। ये केवल कयास लगाते हैं और व्यापार करते हैं। मैं ऐसा मानता है कि जब जो लोग ज़मीन पर रूबरू होते हैं, सीधे मतदाता से मुखातिब होते हैं, आपके जैसे कई सारे पत्रकार, हमारे कई स्पेक्टेटर्स, कई सारे पॉलिटिकल एनालिटिक, कई सारे जानकार, वो ज़्यादा समझ रखते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं भी आपसे कहूँगा तो आपको लगेगा कि कोई बायस्ड बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारी पार्टी की बात करेंगे। हम अगर तटस्थ बात करें आपके माध्यम से, तो मुझे लगता है कि दोनों, हम पिछले चुनाव का, इस चुनाव का विश्लेषण हमको करना चाहिए। मुद्दों के लिए करना चाहिए, उम्मीदवारों के लिए करना चाहिए, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर क्या काम किया है उसके लिए करना चाहिए, चेहरों के लिए करना चाहिए। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2020 में जब दूसरी पारी हमने शुरू की, एक पारी हमारी 15 साल की हो गई, फिर 1.5 साल का हमारा गैप हुआ, फिर हमारी दूसरी पारी शुरू हुई। मैं इसको दूसरी पारी मानता हूँ। वो कंटिन्यूटी वाली एक पारी हो गई, दूसरी पारी मानता हूँ। इसमें हमें मिला कोविड के रूप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम, चैलेंजिंग जॉब, जिसको हमने बखूबी निभाया। जनता के लिए जो हितकर हो सकता है वो हमने किया। केंद्र की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार हम इसलिए कहते हैं कि केंद्र की सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों की जीवन को बचाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को तो उपलब्ध कराना ही, लेकिन आर्थिक गतिविधि को फिर से गति देना और आर्थिक गतिविधियों के चक्र को बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको बखूबी हमारी सरकारों ने पूरा किया है। आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश लगातार कर्जे में जाता जा रहा है और अभी फिर यदि जो भी सरकार आएगी तो उसको सबसे पहले कर्जा लेना होगा कई सारे कामों के लिए। देखिए, ये आपने अच्छी बात पूछी कि कर्जा है तो आर्थिक गतिविधि कैसी। कर्जा लेकर घी पीना वो अलग बात है, लेकिन कर्जा लेकर विकास करके उत्पादकता के रूप में उस कर्जे का उपयोग करना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया है तो जीडीपी बढ़ी है हमारी। तो हमारा जब ग्रोथ रेट बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, उस अनुपात में कर्जा मिलता है। जो एफआरबीएम एक्ट है उसके तहत किसी भी राज्य को उसका जो जीडीपी का जो वॉल्यूम है, ग्रॉस जीडीपी, उसके अनुसार उसका परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज कभी 3.5%, 4% से ऊपर नहीं जा सकता। उसके अनुपात में ही उसको कर्ज मिलता है, नहीं तो फिर ओवरड्राफ्ट होगा, अपने यहाँ की ज़मीनें बेचना पड़ेगी। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुई। हमारा आय भी बढ़ी, मतलब जैसे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं है। आमदनी भी 1 रुपया, खर्चा भी 1 रुपया। लेकिन ये लोक कल्याणकारी शासन कोई मुनाफे के लिए तो चलता नहीं है। इसके लिए तो इसीलिए हमने जितनी फ्लैगशिप योजना है हमारी है, जो जन कल्याणकारी योजना है जिनको हम कहते हैं, गरीब कल्याण के लिए जो हमने काम किए, वो पैसा आया तभी तो किया, नहीं तो कहाँ से करते। कोई खोद के तो निकालते नहीं, धन तो गड़ा नहीं है ना, कोई अलग से कोई हमने कोई ज़मीनें बेच दी, सरकार की संपत्ति बेच दी, ऐसा भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर यदि हमने ग्रोथ की है, विकास किया है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो जो कर्ज लिया है वो प्रोडक्टिविटी का है, उत्पादकता का है। उत्पादकता का सीधा संबंध मांग और आपूर्ति से है। तो डिमांड और सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स है, वो जो समझते हैं वो जानते हैं कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है,
पर कर्जा लेके गिनी भी ना, कर्जा लेके विकास करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अनुत्पादक व्ययों का भार यदि बढ़ता है, वो हम देखते हैं पूरे देश में जो एक सिस्टम शुरू से आयद है हमारे देश में और स्ट्रक्चर है कि कई राज्यों में तो जो पूरा उनका आय है उसका 60% 70% पैसा इस्टेब्लिशमेंट मतलब नौकरी पेंशन इसमें चला जाता है, बाकी विकास के लिए 40%। इस बार एक चीज़ और हमने देखी कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल की, जैसे आपने फर्स्ट राउंड बोला 15 साल वाला, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान चेहरा हुआ करते थे। फिर आपने जो सरकार बनाई, जो कांग्रेस टूट कर आई और आपने फिर सरकार बनाई उपचुनाव के बाद, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान चेहरा हुआ करते थे। लेकिन इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं थे, और भी कई सारे चेहरे मैदान में थे। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कुलस्ते जी और भी तमाम सांसद, और ऐसे लोगों को आज क्यों लाना पड़ा भाजपा को? देखिए, जिसके पास अच्छे उजले चेहरे होंगे वही ला पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चेहरा नहीं थे ये गलत बात है। हमारा चेहरा था प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान। हम शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की उपलब्धियों को लेकर और मध्य प्रदेश के लिए जो उन्होंने किया है उनको लेकर गए मैदान में। इसलिए कोई ये कहे कि ये लोग आ गए तो चेहरा नहीं है, चेहरा तो था ही। किसने बोला? हम शिवराज जी के चेहरे और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हमने वोट मांगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके पहले की जो मैं बात बता रहा हूँ कि इशू क्या होना चाहिए इस चुनाव में, मुद्दा क्या, कि सटोरिये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इस चुनाव में जन कल्याणकारी शासन किसने दिया, गरीब कल्याण का ध्यान किसने रखा और विकास किसने किया, ये मुद्दा था। इसलिए मुद्दा ये था कि हमारे किसी भी नेता को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस। ना आरोप लगाना अलग बात है, नहीं, पर मानो जो आपकी पूरी बात हो जाने दीजिए। आरोप लगाना कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाई। हमने इस तरह से ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दी। हमारी लाडली बहना योजना, हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, हमारी आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री सड़क और ग्राम सड़क योजना वो अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अलग, ग्रामीण के लिए अलग, और जो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए जो हमने काम किए, उनकी संस्कृति सभ्यता के लिए किए और आर्थिक उन्नयन के लिए भी किए। पैसा एक्ट लागू किया जो वहीं की स्थानीय उनको प्रोटेक्शन देगा। फिर हमने उनकी वनोपज के मूल्य को, समर्थन मूल्य, वनोपज का समर्थन मूल्य पहली बार किसी सरकार ने दिया, तो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़े और गरीब। ये सारी योजनाएं तो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू करी दी थी। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी आप जमीन तक ले जा रहे थे, चाहे वो आवास की योजना हो या किसानों से जुड़ी हुई योजना हो। लेकिन जो मैनिफेस्टो कमलनाथ जी की तरफ से जारी किया गया, कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, तो उसमें भी काफ़ी प्रभावी घोषणाएं थी, और उनका वचन पत्र देख करके मतदाता प्रभावित नहीं होगा। इसलिए आपने अच्छी बात मुझ में कहने वाला था कि वचन पत्र या मैनिफेस्टो कांग्रेस के 50 साल के, आपके हमारे जो पूर्वज, हमारे जो वरिष्ठ परिवार में लोग थे या हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने उन मैनिफेस्टो का हश्र देखा है। ये मैनिफेस्टो की महत्ता बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए उसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि हम उसको सामने रखकर उसको हम उसको धर्म ग्रंथ मानकर हम उसके अनुसार करते हैं। ये हमारी वही गीता कुरान, हम उसके अनुसार चलते हैं। कांग्रेस कभी नहीं चली। पिछली बार का जो वचन पत्र था, जनता उसको भी देखती है। बड़े वादे कर रहे कि 10 दिन में कर्ज माफ़ी कर देंगे, पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हर जिले में एक फैक्ट्री खोलेंगे, हम मोबाइल की फैक्ट्री खोलेंगे, मोबाइल बनाएंगे। तो उनके पास बहाना रहता है ये कि ना हमारे को समय नहीं मिला। ये बहाना नहीं चलता है, ये बहाना नहीं चलता है भाई। आपने 10 दिन की बात क्यों की? फिर बहाना ही आप कहते हम 5 साल में करेंगे। फैक्ट्री का शिलान्यास तो करते, कुछ तो शुरू करते। 1.5 साल में आप कुछ शुरू नहीं कर पाए। आप जो बिजली अबाधित बिजली मिल रही थी, बिजली का अंधेरा होने लगा, सड़कें टूटने लगी, पानी की किल्लत होने लगी। ये जब कांग्रेस आती है तो इस तरह की विभत्स स्वरूप सामने आता है प्रशासन का। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि 5 रुपये हम दूध में कम करेंगे, 5 रुपये डीजल पेट्रोल में कम करेंगे, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की लोन के वेव कर देंगे, उसको माफ़ करेंगे। नहीं कर पाए। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, जिसका भावनात्मक शोषण कांग्रेस ने किया, वो कहीं न कहीं आपके हमारे जो बेटे बेटियां हैं, युवा, उनको कहीं न कहीं बहुत
हार्ट किया है, उसको टोंचा है उसने, उसको झकझोरा है कि पिछली बार तो उन्होंने पर्चे भी बंटवाए, मैनिफेस्टो में घोषणा की, बड़े बड़े बोर्ड लगाए, 4,000 रुपये महंगाई रोज का बेरोजगार भत्ता देंगे, 1 रुपया नहीं दे पाए। हमने ये योजना जब उन्होंने बनाई, उसके बाद में जब कहा हम तो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग 100 दिन के जब उनको ट्रेनिंग मिलेगा उसका रोजगार मिलेगा, तो कौन सी ट्रेनिंग देने की बात की, ढोर अब क्या चला। लगता है आपको? मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है और ऐसा कहा जाता है कि जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी कहलाता है, सरकार के खिलाफ भी जाता है। और कभी कभी यह भी होता है कि सरकार के कामों से प्रभावित होकर मतदाता एक बार फिर से उसी सरकार को चुनता हो। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मतदान का प्रतिशत एंटी इनकम्बेंसी के रूप में हमेशा देखा जाना चाहिए। 2003 में 7% की इनहेंस हुआ था, बढ़ा था। तब सरकार चली गई थी दिग्विजय सिंह की, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को लगा और भारतीय जनता पार्टी 173 सीटों के साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद आप 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव, तीनों चुनाव देखिए, 2.5% से लगाकर 3-3.25% तक की उसमें ग्रोथ आई, इतनी वृद्धि हुई मतदान के प्रतिशत में। तो 2013 में तो प्रो इनकम्बेंसी हो गई, एंटी इनकम्बेंसी कहाँ रही, हमारी 143 सीट से 165 हो गई, बढ़ा वोट और 3% बढ़ा। पिछली बार 2.53 था 2008 में, फिर 3.5% बढ़ा। ये जो वोट बढ़ता है ये हमारे प्रयासों से बढ़ता है। अब चूँकि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाता है, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, जो हमारा, वो लगातार प्रयास करता है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए। फिर उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें जो दोहराव हो जाता है मतदाताओं को, उसको भी रोका जाता है, कैसे मतदान बढ़ेगा प्रतिशत, उसके लिए प्रयास करते हैं आखिरी तक। मतदान मतलब न केवल पार्टी करती है, तो पार्टी का वर्कर, अभी हमने अभियान चलाया था त्रिदेव, उसमें हमारे बूथ का अध्यक्ष, पालक, फिर संयोजक, वो सब मिलके एक इकाई थी और ज़्यादा मतदान हो रहा है तो इसका ये फायदा हमने प्रयास किया ना। बीजेपी को इसका लाभ हो सकता है। 1.52% जो बढ़ा, वो मतदान का प्रतिशत हमारे कार्यकर्ताओं के लगातार परिश्रम का परिणाम है। जब परिणाम आएंगे देखना, ये जो 1.5% से ज़्यादा बढ़ा है, ये पूरा हमारे पक्ष का वोट है, जो हम ले गए ईवीएम तक, हमारे कार्यकर्ता ले गए। ये क्योंकि क्वार्टर हमारे पास है, कार्यकर्ता हमारे पास है, सिस्टम हमारे पास है, पद्धति हमारे पास है, लगातार हम उसको अभ्यास कराते हैं, हमारा कार्यकर्ता जाता है नीचे तक, उसको इन्हेंस करता है। तो मैं ये कहता हूँ सभी वर्गों का जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में हमने प्रेरित किया कि आप जाइए। आपके कार्यकर्ताओं ने प्रेरित किया। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि जब आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जैसे कई दिग्गज नेताओं को आपने मैदान में उतारा है, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ही थे। एक सेंटेंस चल पड़ा है पनौती को लेकर, जब से हिंदुस्तान हारा है, माननीय प्रधानमंत्री उस स्टेडियम में थे और वहाँ जब हिंदुस्तान हार गया तो एक शब्द निकला जिसका नाम पनौती दिया गया और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की वहाँ मौजूदगी के कारण हिंदुस्तान हार गया। जिसके पास कोई वैचारिक युद्ध करने के लिए हथियार नहीं होते हैं, वो इस तरह की घटिया और बहुत ही गलीच भाषा का इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की विरासत है। नेहरू जी ने भी एक समय लोकसभा में कहा था जनसंघ को कुचल डालूंगा, तब हमारे डॉक्टर महावीर भाई महावीर ने और उस समय के जो नेता थे जनसंघ के, उन्होंने कहा था कि हम उस मानसिकता को कुचल डालेंगे जो इस मानसिकता से काम करते हैं। इसलिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, नीच कहा, उनको मौत का सौदागर कहा, उनको बहुत सारी चाय वाला कहा। अब ये कह रहे हैं कि पनौती, देखिए क्रिकेट है, खेल है, खेल भावना से लेना चाहिए। कौन सी भावना है आप में? हम प्रधानमंत्री अगर वहाँ उनका मनोबल उनको बढ़ाने के लिए यदि उस स्टेडियम में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी कहें। खेल है ये, तो खेल में कोई हारता है कोई जीतता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का होता है, कई जगह होता है, ऑस्ट्रेलिया का हुआ हमारे साथ। तो ये खिलाड़ियों का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस बहुत ही निर्लज्जता के साथ किया है। ये एक पाप किया है उन्होंने, इस तरह से प्रधानमंत्री को लांछित करने के लिए जो कीचड़ उन पर ही उछलेगा। मैं समझता हूँ इसी शब्दावली का कोई भी राजनेता, कोई भी देश का नागरिक उसका उसको उसको इंडोर्स नहीं कर सकता, बल्कि उसकी खिलाफत करके उसको उसको उसकी मजम्मत करेगा।
मेरा अंतिम सवाल आपसे ये भी कहा जा रहा था कि यदि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाती तो पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को राजस्थान दौरे पर ले जाया जाता और चुनाव प्रचार में उनका उपयोग किया जाता कि भारतीय टीम जीत गई क्योंकि प्रधानमंत्री स्टेडियम में बैठे हुए। देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता तो समझती है। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इतने गए बीते नहीं कि जो इस तरह की हरकत कोई करता है। ये एक सब कपोल कल्पित बातें हैं। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ विकास पर बात करें, बहस करें। देश को कहाँ 60 साल में था, 9 साल में क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस पर बहस करें हमसे। हम बताएंगे देश कैसे विश्व का सिरमौर बन रहा है। हमारी $1.5 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन हो गई, उस पर तो बात करते नहीं है। विश्व में हमारा परचम फहराया, उसकी बात करते नहीं है। आज हम इस्लामिक देशों से भी हमारे वैसे ही संबंध हैं, यूरोपीय देशों पे जैसे संबंध हैं। हमने इजराइल की भी मदद की, हमने फिलिस्तीन की भी मदद की, हमने यूक्रेन की भी मदद की, हमने रशिया की भी मदद की। ये जो गुटनिरपेक्षता का सही स्वरूप है। आज हम सबसे ज़्यादा देखिए, आपने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि कहूँगा मैं, कि आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री जिसको सऊदी अरबिया ने बुलाया और कहा कि मंदिर बनाइए आप यहाँ, हमारे आपके यहाँ के लोग भी रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे इबादत करने। ये सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, ये सर्व स्वीकार्य। यदि कोई प्रधानमंत्री, यदि कोई देश का नेता है, उसको मानना चाहिए देश को। कितनी सीटें आने वाली मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है? कांग्रेस दावा करती है 140 से 150 सीटें वो जीत रही है और सरकार बना रही है, और भाजपा क्या सोचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई गणितज्ञ और कोई ज्योतिषी तो है नहीं। कांग्रेस तो इस तरह की जो जो जिसको कहना चाहिए शेख चिल्ली के सपने देखती रहती है, उनको देखने चाहिए शेख चिल्ली बने रहें वो। मेरा ये मानना है, जो मैंने पूरे चुनाव को निकट से देखा, क्योंकि मैं इंदौर संभाग का प्रभारी था प्रवक्ता के रूप में, तो मैं सब दूर गया हूँ और अनेक स्थान पर जो मेरा मध्य प्रदेश में संपर्क है, लगातार मैं जुड़ा भी रहा, मिलता भी रहा। आप तरीके कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडित हैं, उनसे भी मेरी चर्चा होती रही। तो मुझे इस बात का पूरा इल्हाम और भरोसा भी है कि 2/3 बहुमत के साथ हम फिर से सरकार बना रहे हैं और फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के मतदाता दे रहे हैं। ये हमें भरोसा है। सीएम कौन होगा? पार्टी तय करेगी। सीएम तय नहीं है, लेकिन सरकार बनेगी 2/3 बहुमत से, ये कहना है गोविंद मालू जी का। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर रोशनी डाली, कहा कि सटोरिये और भविष्यकर्ता ये तय नहीं कर सकते हैं, सर्विस तय नहीं कर सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। मतदाता ने किसको वोट दिया है, मतदाता ने जिसको वोट दिया है, सरकार उसी की बनेगी। और निश्चित रूप से सरकार मतदाता ही बनाता है। देखना होगा 3 दिसंबर को कि मतदाता ने किसके पक्ष में वोट किया है, भाजपा या कांग्रेस। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।